जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। राइट नाउ दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ मनी एंड बैंकिंग, है ना। इन दिस वी आर गोइंग टू डील विथ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, बैंक देखेंगे। उसके बाद सम बर्निंग इश्यूज में भी हो सकता है ये लेक्चर थोड़ी लंबी हो जाए। ठीक है, नाउ चलो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, ठीक है, हम लोगों ने देखा रेपो रेट वगैरह क्लियर था। नाउ चलो अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में एक हमारा आता है बैंक, दूसरा आता है भैया नॉन बैंक। तो बैंक में हमारा कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और डिफरेंशियल बैंक। ना कॉमर्शियल बैंक में क्या आता है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में शेड्यूल बैंक, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। उसके बाद सिंगल और मल्टी कोऑपरेटिव बैंक। डिफरेंशियल बैंक में रूरल रीजनल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। इज दिस क्लियर? नाउ इन नॉन बैंक में हम लोग देखेंगे ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। राइट नाउ ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, नाफेड। राइट नाउ एनबीएफसी में प्राइमरी डीलर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, माइक्रो फाइनेंस, मुद्रा लिमिटेड, एटीसी वगैरह एटीसी। ठीक है, ये सब चीजें वी विल सी नाउ। अब सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ आरबीआई। देखो होता क्या है कि कोई भी कंट्री है उसमें एक क्या होगी आपको, एक बैंक होगी, है ना। एक सेंट्रल बैंक शुड बी देयर, जो कि सेंट्रल बैंक क्या करेगा आपको। अब मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक विल एक्ट एज अ बैंकर टू बैंक, बैंकर टू गवर्नमेंट। राइट, अगर प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उसको पैसे चाहिए तो किसके पास जाएगी, है ना, प्राइवेट फर्म्स के पास तो नहीं। तो देयर शुड बी समवन, एक गार्जियन टाइप का। ठीक है, तो हमारे केस में क्या, इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर्स कि हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेड अ वाइटल रोल इन आवर इंडियन इकोनॉमी, है ना। नाउ अब ये सेटअप जो हुआ था किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे भैया? हिल्टन यन कमिटी ने कहा कि भाई साहब हमें जो है एक अपनी सेंट्रल बैंक बनानी चाहिए, जिसको हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला। अब ये जो आरबीआई एक्ट 1934 क्या करता है, इसको आरबीआई को स्टेचुटरी बेसिस दिया हुआ है ताकि वो फंक्शन कर, ठीक है, फंक्शन कर सके एज अ बैंक एंटिटी। नाउ ये इसकी जो फंक्शनिंग हुई कब हुई भैया? तो आपकी ऑपरेशनलाइज होगी 1949 से। नाउ 1949 में ही होता क्या कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है, जो कि आरबीआई को पावर देता है फॉर इशूइंग द लाइसेंस फॉर न्यू बैंक। ठीक है, इशू कर सकता है लाइसेंस। सपोज कीजिए मैं गया आरबीआई के पास में, भाई साहब आई एम एक्स वाई जेड बैंक, मुझे एक बैंक खोलनी है, तो आरबीआई जो है मुझे लाइसेंस देगी। ठीक है, देयर इज सम क्राइटेरिया व्हिच वी विल सी लेटर। ठीक नाउ, और अब मान लीजिए अप्रूव करेगी न्यू ब्रांच बैंक। अब मैंने बैंक खोली है एक्स वाई जेड बैंक। नाउ दिस इज एक्स वाई जेड बैंक। अब मुझे क्या है कि भैया पालमपुर में क्या करना है, एक ब्रांच खोलना है। तो आई विल गो, देन दे विल अलाउड मी, अप्रूव कर देगी कि भैया यू कैन। नाउ आरबीआई विल सेट ऑडिटिंग एंड लिक्विडिटिंग नॉर्म्स, मेरी बैंक के लिए ऑडिटिंग और लिक्विडिटिंग नॉर्म्स विल सेटअप। तो आरबीआई अब इंश्योर करती है कि भैया डिपॉजिटर प्रोटेक्शन। ठीक है, जो डिपोजिटर है, ठीक है, जो आपने डिपॉजिट किया। सपोज कीजिए अगर आप डिपॉजिट करते हो 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 रुपए, कोई गरीब आदमी है अगर वो डिपॉजिट करता है, क्यों करेगा? इफ ही और सी डोंट हैव कि भैया ट्रस्ट और एश्योरिटी नहीं है कि देयर मनी विल बी सेफ इन बैंक, देन नो वन इज गोइंग टू डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक, है ना। देयर शुड बी सम एश्योरिटी, तो प्रोटेक्ट करती है। और अगर मान लीजिए कोई वीक बैंक है तो उसको या तो मर्ज कर देगी या फिर क्या करेगी, उसको भैया एलिमिनेट कर देगी, बंद कर देगी, भैया बंद हो जाओ। ये बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जो कि बैंक को मर्ज कर दी गई है। ठीक नाउ अब आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसमें कंपोजिशन देखेंगे। अब एक तरफ आपके होते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, एक होते हैं आपके ऑफिशियल डायरेक्टर। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में जो होते हैं गवर्नमेंट साइड से 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, 10 डायरेक्टर होते हैं जो कि गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है उनको। थोड़ा फैक्चुअल है, कर लेंगे लेकिन आराम से। ठीक, और 4 डायरेक्टर होते हैं फ्रॉम आरबीआई के लोकल बोर्ड से। ठीक, आरबीआई की जो लोकल बोर्ड है वहां से 4 डायरेक्टर आएंगे। ठीक, इनकी जो टेन्योर होती है कितनी की होती है? 4 साल की होती है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की, और इनकी कोई भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है ना। ऑफिशियल डायरेक्टर जो होते हैं इसमें आपके आरबीआई गवर्नर आ गए, 4 डिप्टी गवर्नर आ गए, इनकी जो टेन्योर होती है सेम 3 साल की, और रीअपॉइंटमेंट विल बी देयर, दे कैन बी रीअपॉइंटेड। राइट नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो है भैया कंट्रोलर है, किसका कंट्रोल है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। नाउ वी हैव सीन की कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, एंड हमें पता है कि इफ आरबीआई कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी देन आरबीआई इज गोइंग टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। हाउ? अगर रेपो रेट, इफ आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट, इवेंचुअली मनी सप्लाई विल डिक्रीज, है ना। जब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो अगर मान लीजिए मनी की फ्लो है नहीं, मनी लोगों के पास में है नहीं, पीपल स्टार्ट बाइंग लेस। जब डिमांड कम होगी तो भाई साहब क्या होगा आपका?
इन्फ्लेशन भी डाउन आ जाएगी, राइट। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज है ना, ये करती है, इसमें इसको कंट्रोल करती है। आरबीआई रेगुलेटर है किसका, कुछ बैंक का, कुछ एनबीएफसी का, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, और डिजिटल पेमेंट का। ठीक ना, अब ये काम करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तरह। इसकी फंक्शन एक और क्या फंक्शन है, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन देती है किसको, जैसे बेसाल को हो गया, आईएमएफ को हो गया, G20 को हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को हो गया, राइट, इन चीजों को। उसके बाद ये क्या करती है, बैंकर टू गवर्नमेंट और बैंक, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करती है। हाउ, गवर्नमेंट के लिए क्या करेगी भैया, सैलरी वगैरह लेना, ठीक है, उनके लिए, उनके तरफ से खरीद वगैरह, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह बेचना खरीदना, उसकी पैसा रखना, सैलरी जो भी आ रही है आरबीआई मतलब उसको मैनेज करना, ये सारी चीजें बैंकर का काम कर रही है, राइट। उसके बाद बैंक के लिए वी हैव सीन कि हाउ आरबीआई इज वर्किंग एज ए बैंकर टू द बैंक, है ना, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इन सब चीजों से, राइट नाउ। चलो उसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि इट इज पब्लिशिंग द डेटा एंड द अवेयरनेस। एग्जांपल के तौर पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट में तो अवेयरनेस की रिपोर्ट होती है, या चीजें वो जो भी उनका हो रखा है वो सारी इसमें होती है। अभी प्रीलिम से हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, रिवीजन लेक्चर से ना। अब कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में एक आता है आपका शेड्यूल बैंक, दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक। अब शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, शेड्यूल बैंक में क्या, जब भी आरबीआई सेटिस्फाइड कर लेगी भैया ये जो बैंक है दो कंडीशन फुलफिल कर रही है, मैं गया सपोज डिवोर्ड बैंक लेके कि मुझे खोलना है, अब यहाँ पे आरबीआई के पास कहेगी कि भाई साहब आपकी दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन की जो भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में बैंक है उसके पास में पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल जो है मिनिमम 5 लाख होना चाहिए। ठीक है जी, मेरे पास है 5 लाख रुपए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए भैया, बैंक जो है कोई भी ऐसी बिजनेस नहीं करती हो जो कि डिपोजिटर के लिए हार्मफुल हो। इफ आई एम डिपोजिटर्स, इफ यू आर डिपोजिटिंग मनी इनटू माय बैंक एंड आई एम इन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू शेयर मार्केट, और वहां पे पता नहीं कि मेरा पैसा नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, पैसा मेरा डूब जाने वाला है, तो भैया ये चीजें आपके हित में ठीक नहीं है, राइट। दिस इज नॉट गुड फॉर योर मनी, है ना। नाउ तो ये बैंक जो है आपको क्या होगा, ये बैंक को हम लोग सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में लिस्ट करते हैं, इसलिए तब जाके ये बन जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो ये नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक है, ये जो है भैया इसमें कोई भी रिजर्व नहीं रखने की जरूरत है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट, देयर इज नो मैंडेटरी कि आपको इतनी रिजर्व होनी है, इतनी रिजर्व रखनी है। ये जो है इसकी ऑपरेशन जो होता है लिमिटेड होता है, और ये इसको अलाउड नहीं होता कि वो जो अगर मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज वगैरह होता है, हम देखते हैं कि आप एसबीआई हो गया या पीएनबी हो गया या एचडीएफसी हो गया, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आप जाके आप डॉलर को कन्वर्ट करवा सकते हो या आप कर सकते हो, ठीक है, वो चीजें प्रोविजन है फॉरेन एक्सचेंज का है, जो भी मैटर उनका जो भी चीजें है। लेकिन इन शेड्यूल बैंक देयर इज नथिंग लाइक दैट। गिव मी अ मोमेंट, इज दिस क्लियर टू यू? चलो क्लियर है ना। चलो अब यही जो आपकी शेड्यूल शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक में, अब शेड्यूल बैंक का होता क्या कि भैया इनको जो है सीआरआर मेंटेन करनी पड़ती है आरबीआई के साथ में। शेड्यूल बैंक को आरबीआई के साथ में क्या करना है, सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है आपकी नॉन शेड्यूल बैंक, ये अपने ही वॉल्ट में रख सकते हैं कि भैया ऐसा है कि आप क्या करो अपने पास रख लो, मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, नथिंग, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये एलिजिबल है कि भैया जो भी आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जैसे रेपो हो गया, ओपन एमएसएफ हो गया, बोरोइंग डिपॉजिट का जो भी ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे एलिजिबल है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आरबीआई लैंडिंग ऑन डिस्क्रिप्शन, आरबीआई कहेगी ठीक है मैं रेपो रेट दूंगा, बट वो मेरी मर्जी है, मैं कितना दूंगा, क्या लूंगा नहीं लूंगा वो मेरी मर्जी है। अब ये जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे डिपॉजिटर को। अब ये भी नॉन शेड्यूल बैंक में करेंगे, क्योंकि भैया अगर कोई पैसा दे रहा है तो मींस की एसिडिटी चाहिए ना कि मेरे पैसे ये नहीं, अगर ऐसा एसिडिटी आप नहीं दे रहे हो, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा नहीं, राइट नाउ। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जो है, प्राइवेट कंपनी जो है इसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को प्रीफर करते हैं, और यहाँ पे जो है नॉन शेड्यूल को कम प्रीफर करते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले हम लोग आरबीआई के कुछ नोटेबल पोर्टल्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले होता है उद्यम। उद्यम पोर्टल क्या है, किस चीज के लिए, अनक्लेम बैंक डिपॉजिट के लिए, ये 2023 में आया अनक्लेम बैंक डिपॉजिट के लिए ना। ये न्यूज में था इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको ये, ठीक है ना। ये कंटेम्प्रेरी आर्टिकल हो गया। ना होता क्या है कि आप सपोज कीजिए कि कोई डिजीज है मेरे घर में, ठीक है, मतलब लेट्स सपोज कि मेरी दादी थी, वो गुजर गई, अब उनका बैंक अकाउंट था, ठीक है, अब भूल गया, बताई नहीं मेरे को। अब समझ लीजिए कि दो चार मतलब 20-30 लाख रुपए पड़ा उनके अकाउंट में, अब वो अकाउंट रह गया। अब मुझे पता चला कि यार दादी जिक्र कर रही थी कभी कि पैसे तो हैं अकाउंट में पड़े हुए। अब मैं पता करूंगा भैया 2-3 अकाउंट था कहाँ उनका,
अब मेरे पास में ये होना चाहिए कि कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि मेरे पास में आधार कार्ड है या पैन कार्ड है उनका, तो मैं उसे सर्च करके देख सकूं, तो कहाँ नहीं, वो बाद में कैसे निकलना नहीं निकलना, बैंक की क्या प्रोसीजर, वो डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट जो डिजीज वन है उनके जो लव वन है उनको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पैसे है। तो वही है कि डिपोजिट का जो अनक्लेम पैसा होता है वो 10 साल के लिए क्या होता है, अगर 10 साल तक अगर मान लीजिए अनक्लेम है, अगर 10 साल तक किसी ने कुछ नहीं किया, तो वो जो जितना अनक्लेम मनी अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, डीई में, मतलब बोले तो डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चले जाता है, किसका, जो आरबीआई का। ठीक है, अब 2023 में क्या हुआ, ये आरबीआई लॉन्च करती उद्यम पोर्टल, जो कि अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, कि जो भी आपका अनक्लेम डिपॉजिट है तो आपको इन्फॉर्मेशन उस पर मिलेगा। ठीक है, ऐसी गेटवे बना दी गई उद्यम पोर्टल से। अब पर्पस क्या था कि भैया जो भी बेनिफिशियरी है वो अपने जो अनक्लेम डिपॉजिटर हैं, ठीक है, अक्रॉस द मल्टीपल बैंक, उनका आधार और या कि पैन कार्ड जो डिजीज का इंडिविजुअल का है उसे वो ढूंढ सकते हैं। उनको पता चलेगा कि भैया मेरे दादा ने यहाँ पे पैसा रख रखा था, यहाँ पे पैसा है उनका। ठीक है, उसका जो भी प्रोसीजर है दे विल अप्लाई फॉर दैट एंड दे विल टेक देयर मनी। अब आरबीआई का ऐसी ई कुबेर पोर्टल है। अब ई कुबेर पोर्टल क्या है भैया, ये आरबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन पोर्टल है। ये होता किस लिए, जितनी भी बैंक है सारी की सारी बैंक यहाँ पे अपनी करंट अकाउंट खोल रखी होती है, सारी की सारी बैंक क्या खोल रखी होती है, करंट अकाउंट। और कोई बंदा आके बोला कि भैया मेरा भी करंट अकाउंट, मेरा बैंक करंट अकाउंट खुला हुआ है, कहाँ पे, आरबीआई में, तो पूछना भैया क्या मतलब बैंक हो क्या। ठीक है, नाउ ओनली बैंक कैन हैव करंट अकाउंट, ओनली बैंक कैन हैव अकाउंट इन आरबीआई। ठीक है, नाउ ऑल जितनी भी बैंक है वो मेंटेन करती करंट अकाउंट। चलो, फंक्शन जो है बैंक है, अदर चीज अदर जो भी है वो अलग है, लेकिन जो इनिशियली बैंक ही अलाउड है। ठीक है, अब फंक्शन जो क्या होता है, ये क्या करती है, जो आपकी एनएफटी आ गई, आरटीजीएस हो गया, रेपो हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, और जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है ये सबको हैंडल करती है कौन, तो भैया सीबीएस ऑफ ई कुबेर से। ठीक है, नाउ जाके जो रिटेलर इन्वेस्टर है यहां से क्या करेंगे, रिटेलर इन्वेस्टर आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेंगे और जाके इसी पोर्टल से और जाके वो सेकेंडरी मार्केट में बेचेंगे। राइट, नाउ कमर्शियल बैंक वी हैव सीन, नाउ वी विल कम टू अब पब्लिक सेक्टर बैंक। हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक देखेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या, पब्लिक मतलब लोगों का। तो होता क्या, ये जो बैंक है इसके द्वारा ऑन की जाती है, सेंट्रल बैंक के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक कहता हूँ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, दे आर गोइंग टू होल्ड 51% ऑफ ऑनरशिप। ये सरकार के साथ हाथ में 51% ऑनरशिप होगा। और इसको जो है, ये जो है इसी समय में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ। ये फॉरेनर जो है यहाँ पे अप टू 20% ही अलाउड है, दे कैन इन्वेस्ट अप टू 20%, नॉट मोर देन 20% इन पब्लिक सेक्टर बैंक। नाउ प्राइवेट सेक्टर हमें पता है कि भैया जो दैट इज ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे कि आपका एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया। ठीक है, ये जो प्राइवेट बैंक है, ठीक है, ये सारी जो बैंक है ये आपकी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा होल्ड की जाती है। नाउ अब प्राइवेट बैंक के लिए वन टैप लाइसेंस आया है, ताकि जो भी प्राइवेट बैंक जो है खोल सके, आपके पास में भी हो, प्रोविजन हो। अब होता क्या कि अगर कोई भी प्राइवेट एंटिटी है वो क्या करती थी, है ना, उनको लाइसेंस मिलता था, प्राइवेट एंटिटी कैन ओपन ओनली, ठीक है, आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई एक्ट 1934। ठीक, अब इसी हिसाब से पहले क्या होता था कि लोग जो है ना वेट करते थे कि भैया फॉर्म, जैसे यूपीएससी की फॉर्म आ रही है, जब यूपीएससी की फॉर्म आएगी तब आप अप्लाई करोगे, तब एग्जाम दोगे। ठीक है, नाउ इसमें क्या कि वन लाइसेंस में अगर आप क्या चाहते हो कि बैंक खोलना चाहते हो और आपके पास में 500 करोड़ कैपिटल है और आपके 10 साल की एक्सपीरियंस है, तो आप नॉन शेड्यूल बैंक खोल लिए। उसके बाद आपके पास में दो कंडीशन है, मिनिमम 5 लाख होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपके पास में 500 करोड़ है तो है ऑलरेडी। और दूसरी बात क्या है कि आप डिपोजिटर की पैसा को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, बिजनेस जो है हार्मफुल मैनर में नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल बैंक से नॉन शेड्यूल से शेड्यूल में आ सकते हो। इज दिस क्लियर टू यू? चलो, वन टैप लाइसेंस यही था कि अब आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट टू वेट फॉर दैट वन, यू कैन डायरेक्टली, if you have money, if you meeting the criteria, you can go and you can ask the RBI, I want to open a bank, please allow me sir, that's it. Right, now in this foreigner can invest, not foreigner can invest with automated route 49%, automated route क्या, बिना कोई restriction का। right, अब 49 से अगर वो चाहता है कि हम 55% अगर हम इन्वेस्ट करें, राइट, तो दे नीड टू हैव गवर्नमेंट अप्रूवल, they required government approval, without government approval they are not going to invest 55%, so 49% to 74% जो है, in that they need to take permission from, they need to take approval from government. Is this clear to you? Now we will see the foreign bank जो है, this bank is established in India, established तो होती है इंडिया में, लेकिन on by foreign entities। ठीक है, जैसे एग्जांपल सिटी बैंक हो गया। राइट, नाउ अब होता क्या है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की है ना, अब वो उन्होंने क्या करा, बैंक खोल लिया। अब वो बैंक आके इंडिया में खोले, बट ऑनरशिप किसकी है, डोनाल्ड ट्रंप की।
राइट। तो ये हो गया। अब सीआरआर एसएलआर जो है ये सारा जो है इनके पास में होगा, सेम जो प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है सीआरआर एसएलआर होगा, लेकिन पीएसएल नॉर्म जो होगा वो वेरी करेगा नंबर ऑफ ब्रांच पे, विच वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर। ठीक है जी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ अब हम देखेंगे, एक आपका होता है यूनिवर्सल बैंक, दूसरा होता है आपका, एक होता है आपका यूनिवर्सल बैंक, दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल बैंक। अब इन दोनों में फर्क क्या है? यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब क्या है? पूरा यूनिवर्सल, यूनिवर्स, यूनिवर्सल मतलब कि भैया जहां था कहीं भी। और डिफरेंशियल से आपको कुछ आया, डिफरेंशियल है, डिफरेंट, डिफरेंटली एबल्ड, राइट। नाउ तो यूनिवर्सल में क्या होगा कि आप जो है कहीं भी ब्रांच खोल सकते हो, यू कैन ओपन द ब्रांच एनीवेयर इन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। और डिफरेंशियल में क्या होता है, एक आपकी ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप यहाँ पे ही ब्रांच खोल सकते हो, राइट। अब ये यूनिवर्सल बैंक होते हैं, दे कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट बोथ, राइट, एंड दे कैन गिव लोन टू एनीवन आफ्टर पीएसएल नॉर्म्स की पीएसएल 40% कोटा के बाद में जो बचा ये दे सकते हैं, है ना। नाउ उसके बाद जो ये होता है क्या, सॉरी, अब ये जो है डिफरेंशियल बैंक जो है, अब ये पेमेंट बैंक जो है मैक्सिमम 2 लाख ही आपको क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। और ये जो है लोन दे सकते हैं आफ्टर पीएसएल 75%, और पेमेंट बैंक जो है लोन नहीं दे सकती है, राइट। ना दे कैन लेंड मनी टू एनीवन, हो गया 40%। और आरआर रूरल रीजनल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है आपको लोन दे सकते हैं 75% जो है लोन पीएसएल कोटा देने के बाद में जो बचा वो दे सकते हैं। क्लियर है। नाउ अब हम देखेंगे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, और जाके लोकल एरिया बैंक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, रीजनल रूरल बैंक। चलो वी विल सी। अब देखो ये जो बैंक आती है 1976 में आती है, ये मार्क करोगे यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखो जो नहीं पढ़ा रहा हूं फोमो में मत जाओ, वो चीजें नहीं आनी है। जो यहाँ पे करवा दी इसके साथ में जो करंट में करवा रहा हूं बस उस पर फोकस करो, और उसके अलावा कुछ भी आपको फोकस नहीं करना। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स। उसके साथ में पीवाईक्यू साथ साथ जो चलेंगे बस उस पर ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ठीक है। ये जो है आपकी नरसिम्हन जो है, एम नरसिम्हन के क्या क्या कहते हैं इस पे आई, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन पे आई। अब सेटअप होती है आरआरबी एक्ट 1976 पे। अब ये जो यहाँ पे सीआरआर एसएलआर सब होगी, लेकिन आरबीआई क्या करेगी, प्रिस्क्राइब करेगी सेपरेट नॉर्म्स इनके लिए। और यहाँ पे पीएसएल जो होगा 75% होगा, इस बात को याद रखोगे। अब ये जो है देयर लोन इंटरेस्ट रेट कैन नॉट बी मोर देन देयर प्रिवेलिंग लेंडिंग रेट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन एरिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज कि आई हैव ओपन द बैंक इन लेट्स सपोज आई हैव ओपन द बैंक इन पानीपत, ठीक है। मैंने पानीपत में बैंक खोला है, ठीक है। आई हैव ओपन द बैंक इन पानीपत। पानीपत में क्या होता है कि इसी जगह पे भाई साहब आपकी कोऑपरेटिव बैंक भी है। अब मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक जो खोला है, सॉरी मतलब रूरल रीजनल बैंक जो मैंने खोला है, अब रूरल रीजनल बैंक अगर मान लीजिए मैं 10% इंटरेस्ट रेट ले रहा हूँ और मैं बोला कि 15% लूंगा, भैया ये जो कोऑपरेटिव बैंक अगर 11% इंटरेस्ट ले रही है तो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए मेरी इंटरेस्ट रेट, राइट। तो कोऑपरेटिव बैंक से जो है मेरी इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट इज क्लियर टू यू। चलो नाउ तो इंटरेस्ट रेट जो है जो उस एआई कोऑपरेटिव बैंक है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो है कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में रेस्ट्रिक्टेड है। और ये जो अल्टीमेट रेगुलेटर कौन हो गया, आरबीआई हो गया, लेकिन इमीडिएट रेगुलेटर जो आरआरबी का है नबार्ड है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया अल्टीमेट और इमीडिएट वाला में, तो अल्टीमेट रेगुलेटर जो है आरआरबी का कौन है, आरबीआई है, और जाके ठीक है। और इमीडिएट जो हो गया नबार्ड हो गया। अल्टीमेट आरबीआई और इमीडिएट नाबार्ड। इज दिस क्लियर। चलो अब लोकल एरिया बैंक जो हो गया 1996 में स्टैब्लिश होती है बेस्ड ऑन द बजट ऑफ, जो कि प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, तभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1996 में ये हमारी लोकल एरिया बैंक आती है। ये जो है भैया आपकी दे आर नॉट सेटअप बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और एनी क्या बोलते हैं स्पेशल एक्ट और ऑफ पार्लियामेंट, बट बाय द प्राइवेट एंटिटीज। इसको जो हम लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो स्टैब्लिश किए, दैट आर, ये जो हम देख रहे हैं लोकल एरिया बैंक, ये बजट में है। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या मतलब कोई स्पेशल प्रोविजन के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया होगा, नहीं, नथिंग इज लाइक दैट। ये जो है आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश हुआ है। नाउ ये जो है ये आपको क्या, ये जो रूरल सॉरी लोकल एरिया बैंक जो है मैक्सिमम जो है एक डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती है 3 ही डिस्ट्रिक्ट में जो है ये अपनी ब्रांच खोल सकते हैं, जो कि एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है ना। एक ही अर्बन सेंटर में पर डिस्ट्रिक्ट जो है एक ही अर्बन सेंटर अलाउड होगा इसके लिए। अब ये जो है नॉन शेड्यूल बैंक है, और नॉन शेड्यूल से हमें शेड्यूल में जाना तो भाई साहब पता ही आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कंडीशन है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर। नाउ वी विल सी
स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक, राइट, पेटीएम कह रहा हूं, पेमेंट बैंक। चलो, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। अब ये दोनों जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ये दैट बोथ आर set up under the recommendation of whom? Nachiket More Committee. By whom? Nachiket More Committee. Committee can be asked in exam or you can quote in means. Right? Now, अब eligibility जो है, ठीक है, तो होता क्या है कि भैया एलिजिबिलिटी जो है इसकी मैक्सिमम 100 करोड़ वाला कैपिटल वाला होना चाहिए, ठीक है, 100 करोड़ वाला कैपिटल होना चाहिए और रेसिडेंस होना चाहिए इंडिया का। अगर मान लीजिए मुझे स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलनी है तो मेरे पास में 100 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए, मैं रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, लोकल एरिया या बैंक होना चाहिए, एनबीएफसी होना चाहिए और विद 10 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारी बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में, ठीक है। चलो, अब ये जो एरिया है, ठीक, अब यहाँ होना कहाँ पे है, तो भैया आरबीआई कमेटी क्या करेगी, आपको देती है नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में, कहती है कि भैया ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे, या तो आप सेंट्रल पार्ट वाला जो इंडिया है आप यहाँ पे ही ओपन कर सकते हो स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये आपको प्रेफरेंस देती है। नाउ अब सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट जो है, ये सब जो है आपकी जो है क्या करती है, प्राइवेट बैंक की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पे ठीक सारा क्या होता है, प्राइवेट बैंक की तरह होता है। चलो नाउ, अब यहाँ पे आप 25% जो है ब्रांचेस कहाँ पे आपका होगा, रूरल एरिया में। ना हम क्या करेंगे, कंपेयर कर करके दोनों को पढ़ लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक ना। अब हमने देखा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, तो भैया दोनों किस किस बेसिस पे, नचिकेत मोर कमेटी पे। यहाँ पे 100 करोड़ वाला कैपिटल था, यहाँ भी 100 करोड़ वाला कैपिटल होना चाहिए, प्लस में एडिशनल क्या हो गया, ये आपका मोबाइल टेली कंपनीज होना चाहिए, पीपीआई होना चाहिए, राइट नाउ। ये जो आपकी है पेमेंट बैंक, आप कहीं भी खोल सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, एफडीआई वगैरह जो है ये सब होगा आपका, ठीक है, जो प्राइवेट पे होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशल टर्म एंड कंडीशन होगा एसएलआर में। आपकी पेमेंट बैंक में जो एसएलआर का होगी कंडीशन, ये थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना। 25% बैंक जो होगा आपका कहाँ पे होगा, रूरल एरिया में होगा। ये जो 25 एक्सेस पॉइंट आपकी रूरल एरिया में किराना शॉप में होगा, ठीक। कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट, यस, आपका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट बैंक जो है भैया कोई भी एनआरआई डिपॉजिट नहीं लेगा, कोई एफडी नहीं लेगा, ठीक है, ओनली डिमांड डिपॉजिट लेगा, वो भी मैक्सिमम 2 लाख। और यहाँ पे जो है आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक आपकी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देती है, लेकिन आपकी जो पेमेंट बैंक है डेबिट कार्ड देती है, बट दे विल नॉट गिव क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आगे समझ के चलो। अब लोन जो है, यस दे विल गिव लोन, क्योंकि क्रेडिट कार्ड किस नहीं दे रही है, क्योंकि वो लोन नहीं दे रही है। अब लोन स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन देगी आफ्टर 75% जो एसएलआर कोटा उसके बाद, लेकिन ये जो पेमेंट बैंक है लोन नहीं देगी, ठीक है। नाउ अब ये जो इवोल्यूशन इसका होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होगा भैया 5 साल के बाद में यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक बन सकता है, अगर वो आरबीआई की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेती है। अब ये जो आपकी पेमेंट बैंक है 5 साल के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकता है, अगर वो आरबीआई की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेती है। पेमेंट बैंक से एसबीआई, स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपका यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। अब पेमेंट बैंक में आपका एक हो जाता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो भी ऑनरशिप 100% डिपार्टमेंट किसका, पोस्ट का है, अंदर में मेती का, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है नाउ। अब 100% किसका डिपार्टमेंट, पोस्ट अंडर मेती में हो गया। अब ये रजिस्टर्ड होता है अंडर पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनी एक्ट, ऐसा नहीं कि बैंकिंग एक्ट वगैरह में नहीं, ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। अब ये जो लाइसेंस ऑब्टेन होता है आरबीआई से थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना, इसको हम लोग रजिस्टर करते हैं कंपनी एक्ट के थ्रू, और जो लाइसेंस लेते हैं अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक ना। एयरटेल पेमेंट बैंक जो था पहला बैंक था जो कि हमारा इंडियन, ठीक है, चलो जो फर्स्ट लॉन्च हुआ, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक जो था पहला पेमेंट बैंक था जो लॉन्च हुआ। अब डोर स्टेप बैंकिंग जो वाया पोस्टमैन देगा, ये जो आपकी क्या बोलते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये क्या करेगा आपका डोर स्टेप बैंकिंग का। जैसे होता था ना डाकिया आते थे पहले चिट्ठी लेके, अब तो चलो भाई भैया मेल आ गया, कॉल है, टेलीफोन है, सब कुछ है, ठीक है ना। अभी भी कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर गवर्नमेंट चीजें होती हैं तो हमें मिलती हैं चीजें आज भी उस हिसाब से, बट होता क्या है कि अगर मान लीजिए अब तो हो गया, जैसे पहले डाकिया आते थे वैसे आपकी डोर स्टेप सर्विस दी जाएगी वाया पोस्टमैन। अब यहाँ पे जो जीरो बैलेंस, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको 2000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा या 1000 रुपया करना या पड़ेगा 500 करना पड़ेगा, नहीं जी, आप 0 रुपए में बैलेंस ओपन करा सकते हो और 0 रुपए जो है ये बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपका जो माइनर एज यहाँ पे होगा, ठीक है, माइनर अकाउंट कैन बी ओपन, जो भी 10 साल प्लस के बच्चे बच्चियां हैं वो जो है अपनी अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हैं। और होता क्या कि अकाउंट टाइप जो होगा सफल, सुगम और सरल होगा, जो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद हमारा कोऑपरेटिव बैंक जो है 1996 में बना था अंडर द आरबीआई सुपरविजन,
1996 में आया, किसके अंदर में? अंडर द आरबीआई के सुपरविजन में। ये रेगुलेट कौन करती है? तो भैया मल्टी स्टेट और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को आपकी आरबीआई रेगुलेट करती है, और बाकी अदर जो डुअल प्रोविजन है, बाकी का जो है अदर का डुअल प्रोविजन है, कुछ को आरबीआई करती है, कुछ को आपका स्टेट रजिस्टर करती है, दोनों को मिला के होता है। ठीक ना, मतलब कि दोनों मिलके रजिस्टर करते हैं, डुअल प्रोविजन हो गया ना। ये जो है आपके एसएलआर सॉरी सीआरआर मेंटेन करेंगे, लेकिन एसएलआर जो होगा उस पर डिफरेंट नॉर्म्स होगा। सीआरआर तो मेंटेन करेंगे, लेकिन एसएलआर में की जो बात कोटा की आएगी वो डिफरेंट होगा। ठीक, रेपो रेट और एमएसएफ बोर्डिंग जो है ओनली सिलेक्टेड कोऑपरेटिव बैंक को, कुछ ही कोऑपरेटिव बैंक ऐसे होंगे जिनको ये प्रोविजन होगा कि दे कैन, ठीक है, बोरो द रेपो हो गया, एमएसएफ हो गया। ठीक है, अब पीएसएल जो हो गया आपका 40 to 75% होगा ओनली फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो भी। ठीक ना, बोरोइंग जो होगा पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव मतलब कि भैया लोग आके मिलके बनाए ना, तो भैया पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा मेंबर को, और वोटिंग पावर जो होगा 1 मेंबर 1 वोट इक्वल टू 1 शेयर। आपकी डजंट मैटर कि आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, आपने 10 रुपया दे रखा है या 10 करोड़ दे रखा है, लेकिन आप एक हो, आपकी एक ही वोट की वैल्यू है। क्लियर है ना? चलो अब हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक में ही, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हमारा शेड्यूल हो गया, नॉन शेड्यूल हो गया, सिंगल हो गया, मल्टी स्टेट हो गया। आरबीआई क्या करती है? अलाउ करेगी यहाँ पे वॉलंटरी टू अपग्रेड कर सकता है ये जो आपकी हमारी कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कुछ कंडीशन के साथ में, और पता है स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया तो उसके बाद यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक में हो सकता है, यूसीबी में। ठीक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक में क्या है? नोटेबल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव हो गया, बैंक हो गया, उसमें पैक्स आ गया। पैक्स बैंक नहीं, याद रखोगे, ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, पैक्स आर नॉट बैंक। ठीक है, ये जो है ओनली स्टेट रजिस्ट्रार रेगुलेट करते हैं पैक्स को। ठीक है, ये कैन नॉट इशू दैट, ठीक है, चेकबुक वगैरह आरबीआई डज नॉट रेगुलेट दैट। ठीक है, इसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है। पैक्स जो है इसको सिर्फ रेगुलेट कौन करती है? रजिस्ट्रार करती है, स्टेट की, स्टेट रजिस्ट्रार इसको रेगुलेट करती है। थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं, थोड़ा सा चलेंगे लेके नाउ। अब हम देखेंगे ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी विल सी ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो भैया बैंक नहीं है पहली बात, और ये जो है रेगुलेटर इसका कौन है? तो आरबीआई जो है ओवरसीज करती है किसको? ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। बेसल नॉर्म्स जो है एप्लीकेबल है इस पे, बेसल नॉर्म्स वगैरह सब कुछ एप्लीकेबल है, लेकिन आरबीआई जो है, आरबीआई कैन सेट द डिफरेंट नॉर्म्स फॉर बेसल के साथ में, चाहे तो नॉर्म्स रख सकती है अदर भी, या चाहे तो नहीं भी रख सकती, अलग इसको चीजें हिसाब से देख सकती है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक ना? अब पहला जो हमारा है एक्सिम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है जनवरी 1982 में स्टैब्लिश हुई थी। इसकी जो बॉस है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब ये क्या करती है भैया? हमारी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसको प्रमोट करती है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, और हेल्प करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में विद लोन एंड फॉरेन करेंसी। अगर मान लीजिए मैं हूं और मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, आई डोंट हैव द मनी टू डू दैट बिजनेस, तो एक्सिम आएगी, कहेगी भाई साहब सर यू वांट टू डू दैट पर्टिकुलर बिजनेस, आई एम हियर, व्हाई यू आर वरी। ठीक है, आपको पैसा चाहिए, टेक इट फ्रॉम मी। ठीक है, दिस मच विल बी इंटरेस्ट रेट, आप इतना समय के लिए आपको मिला जाएगा, इतना आपने इतने तक में वापस करना है। ठीक है, तो एक्सिम का ये क्या करता है? प्रमोट करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, और जाके क्या करता है? हेल्प करता है जो भी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्टर होते हैं उसको लोन के साथ में और फॉरेन करेंसी के साथ में। इज दिस क्लियर? नबार्ड, नबार्ड जुलाई 1982 में। अब देखो ये जनवरी 1982 में आई थी, और नबार्ड आपको कब आती है? जुलाई 1982 में। नाउ यहाँ पे देखने वाली बात है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बॉस कौन होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ फैक्चुअल, ये सिर्फ एग्जाम में आनी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपने। बाकी जो है लॉजिक एप्टीट्यूड डेवलप करनी है, हर चीज पढ़ के नहीं जाया जाता बच्चे, हर चीज पढ़ के नहीं जाया जाता। चलो रेगुलेटरी सुपरविजन क्या होगा आपकी? ठीक है, ये जो है रूरल, ये किसको देखेगी? रेगुलेटरी सुपरविजन किसको करेगी? कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल रीजनल बैंक को। ठीक है, कोऑपरेटिव में भी कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होती है जिसको नबार्ड देखती है। ठीक, इनडायरेक्ट रिफाइनेंस करती है टू फार्मर को। अब नबार्ड को हम लोग पैसा दिया, नबार्ड क्या करेगी? इनडायरेक्ट रिफाइनेंस करेगी फार्मर को, आर्टिसंस को। ये ऑपरेट करेगी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, ये किसको ऑपरेट करती है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। ठीक, नबार्ड क्या करती है? इनडायरेक्टली जो है रिफाइनेंस करती है इसको, फार्मर को, आर्टिसंस वगैरह को। ठीक है, नाउ नेशनल हाउसिंग बैंक। अब ओरिजिनल बॉस इसका कौन था? ये 1988 में आती है। ओरिजिनल बॉस जो थे इसके भैया आरबीआई थे, लेकिन अभी क्या है? 100% बॉस कौन बन गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि आरबीआई है, ऑनरशिप इज विद आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देना तो हमेशा वो गलत ही होता है। अगर भरोसा नहीं है पीवाईक्यू देख लो जाके।
if they are asking about ownership, you will find ki they are giving you the wrong statement, they are framing the wrong statement, and they are making you to believe, and the language of the questions, that will, it seems that ki yes, this is correct. They are trapping you, क्या ट्रैप हो जाओ बस, ठीक है। नाउ ये फाइनेंस बैंक है और एनबीएफसी है जो कि आपकी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मान लीजिए हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको फाइनेंस करती है। अब रेसिडेंस इंडेक्स ये निकालती है, ये रेसिडेंस इंडेक्स जो है एनएचबी की है, जो कि मॉनिटर करती है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्राइसेस को, ठीक ना। उसके बाद आता है सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, 1990 में आती है। इससे याद मतलब समझ के याद है ना, समझ रहे हैं ना, मतलब कि ये हमें तो दिख रही है ना किस चीज से, फुल फॉर्म से स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कि ओरिजिनली जो ऑनरशिप थी किसके साथ में है? आईडीबीआई के साथ में। बाद में शेयर होल्डिंग जो था इसको ट्रांसफर कर दिया गया एसबीआई, एलआईसी, ईटीसी और लोगों में, ठीक। अब ये जो ऑपरेट करती है, क्या ऑपरेट करती है? क्रेडिट गारंटी फंड करती है, स्मॉल इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड करती है, उदय ऑपरेट करती है, उदय मित्रा डॉट इन करती है, ताकि ये लोन दे सके छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स को, हम जैसे छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स को क्या कर सके? लोन दे सके वाया स्कीम लाइक मुद्रा हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया। स्टैंड अप इंडिया जो होता है बेसल नॉर्म्स एप्लीकेबल होता है यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया में। क्लियर टू यू? तो सिंपल सी बात है, सिडबी क्या करती है भैया? आपको लोन देती है, किसको? स्मॉल एंटरप्राइजेस वाले को, हम जैसे एंटरप्रेन्योर को, आर्टिसंस वगैरह, ठीक है। चलो अब नाफिड, ये जो फिफ्थ ये लेटेस्ट मार्च 2022 में बनता है। नाफिड का क्या है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सेटअप होता है आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। यही ये जो है आपका सेटअप हुआ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। विद इनिशियल कैपिटल कितना दिया गया था भैया? 20,000 करोड़ दिया गया था। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है और ये रेगुलेटर बाई आरबीआई। बस इतना ही जानना था और इससे ज्यादा कुछ नहीं है जानने को, फैक्चुअल है। चलेंगे अब नॉन बैंक में हम लोग प्राइमरी डीलर देखें। भैया प्राइमरी डीलर कौन है? प्राइमरी, दे डील इन द प्राइमरी मार्केट। डायरेक्टली क्या करेंगे? वो फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई से खरीदेंगे। हमने कहा था ना उस समय में कि दे विल बाय थ्रू ई कोवेर, they will buy the government securities from there and they will sell into the secondary market, ठीक है। अभी ये जो टोटल 20 प्लस आपकी प्राइमरी डीलर्स लाइसेंस है जो कि आरबीआई का, और 14 जो है उसमें से बैंक ही है। टोटल जो है 20 प्लस है, आरबीआई जो है 20 प्लस को लाइसेंस दे रखी है, 14 तो आपकी बैंक ही, बाकी 6 जो इंडिविजुअल्स है वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो ना, अब जाके ई कोवेर तो हमने देख रखा है। चलो अब एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब भैया एनबीएफसी जो है ये जो आपकी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अब इसकी सुपरविजन जो अलग अलग होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का से भी करती है, अदर चीजों का अलग अलग होता है। टोटल जो हमारे पास में 10,900 तकरीबन जो है हमारे पास में एनबीएफसी है। 10,900 we have an NBFC. Can they accept deposit? Only आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज और जो है वो डिपॉजिट ले सकती है। इवन ये जो एक्सेप्ट करेगी डिपॉजिट, ओनली टाइम डिपॉजिट, नॉट डिमांड डिपॉजिट, ओनली दे विल एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट। और ये जो है इंश्योर नहीं होता है अंडर डीआईजीसी एक्ट, ठीक है, जहां पे प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती है ना। कैन नॉट इशू चेकबुक, क्योंकि भैया आप डिमांड डिपॉजिट ले नहीं रहे तो ये चेकबुक इशू नहीं करते हैं, डेबिट कार्ड इशू नहीं करते हैं, राइट ना। एसएलआर वगैरह जो एप्लीकेबल होता है किस पे? सिर्फ ओनली एनबीएफसी डी पे, जो कि डिपॉजिट टेकिंग हो गया, एंड दैट टू प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। बाकी का जो है कोई सीआरआर वगैरह नहीं है एनबीएफसी में, देयर इज नो सीआरआर वगैरह। नाउ दे कैन इन्वेस्ट द क्लाइंट मनी इन द शेयर मार्केट। ये जो है क्लाइंट के पैसे को, एनबीएफसी जो है क्लाइंट के पैसे को शेयर मार्केट में डालेगी। लेकिन भाई साहब बैंक कैन नॉट इन्वेस्ट दैट मनी इन शेयर मार्केट। आप इस बात को याद रखोगे। इन यूपीएससी इन कमिंग ईयर यूपीएससी कैन आस्क दिस क्वेश्चन, कैन एसबीआई इन्वेस्ट द मनी इनटू शेयर मार्केट? नो, दे कैन नॉट, राइट। नाउ आरबीआई जो है सेपरेट ओम्बड्समैन देती है, किसके लिए बना के रखी हुई है? एनबीएफसी के लिए। इज दिस क्लियर? हम लोग फिनटेक कंपनी देंगे, फिनटेक कंपनी, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके बना है हमारा फिनटेक कंपनी। फिनटेक कंपनी क्या भैया? ये इनोवेटिव सोल्यूशन देती है मनी के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, शेयर मार्केट के लिए, डीसी के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। एग्जांपल के तौर पे ब्रोकर जैसे हो गया, सपोज कर लो कि एचडीएफसी स्काई हो गया, है ना, एक ब्रोकर है, वो क्या कर आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा, जैसे आप शेयर खरीद रहे हो बेच रहे हो, ठीक है। तो वही हो गया। जैसे वी हैव ना OLX, जहां पे बायर सेलर को ये कर दे रहा है, ठीक है, वैसे ही चीजें चल रही है। अब एक तो फिनटेक रेगुलेटेड बाय आरबीआई, जो कि पीयर टू पीयर लेंडर्स हो गया, जैसे प्रोवाइड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो कि ब्रोवर और लेंडर को आपको क्या कर रहा है? मिला दे रहा है। क्रेडिट मिंट हो गया,
सेम आपका जो आपका क्या बोलते हैं ये चल रहा होता है अभी OLX, ठीक है, OLX की तरह, ठीक। अकाउंट एग्रीगेटर ये मैनेज करता है इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर को, फाइनेंशियल एसेट को, और डिस्प्ले करता है तो थर्ड पार्टी को, सिविल, ठीक। नाउ तो पेमेंट एग्रीगेटर ये जो हेल्प करता है सेलर को कि पेमेंट एक्सेप्ट कर सके मर्चेंट से, बायर से, ठीक है। बायर क्या करे, मर्चेंट बायर क्या करे आपसे ये कर सके, सपोज आई एम रनिंग अ कोर्स, ठीक, और आप पे कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा, रेजर पे या अदर पेमेंट गेट पे वो आपकी मेरी बिहाफ से आपसे कलेक्ट करके मुझे वो ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। मोबाइल ऐप वॉलेट पता ही पेमेंट वगैरह का सी, चलो पेटीएम वगैरह का ना। अब हम देखेंगे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज वर्सेस में क्रेडिट एजेंसी, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब भैया ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है ये रेगुलेटेड बाय होम, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई क्या करती है इसको रेगुलेट करती है, ठीक। नाउ और जाके आपकी जो ये है जैसे कि एग्जांपल हो गया सिविल, हो गया सिविल ट्रांस यूनियन हो गया, और जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये कौन रेगुलेट करती है, सेबी करती है। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ये उल्टा पुल्टा उन्होंने कर दिया था, ठीक है। सीआईसी को दे दिया था सेबी और सीआरए को दे दिया था आरबीआई, तो दैट वाज रॉन्ग, ठीक। नाउ अब दे चेक द क्रेडिट वर्दीनेस और लोन रिपेमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, कि भैया इंडिविजुअल जो है क्या वो पे कर सकते हैं। सिविल जो है, सिविल क्या करती है, ये सीआईसी जो है, सीआईसी का सिविल जो हो गया ये क्या करती है कि चेक करती है ना कि आपके पास है क्रेडिट स्कोर, क्या क्रेडिट स्कोर क्या इंडिकेट करता है, इफ यू हैव 800 प्लस क्रेडिट स्कोर इट मींस यू आर कैपेबल, यू आर पेइंग द लोन्स, यू आर टेकिंग लोन्स एंड यू आर पेइंग इट, तो आप उतना क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर रखे हो, ठीक है। और यही क्या करती है, चेक करती है, ये इंडिविजुअल की चेक करती है, और ये कंपनी एनबीएफसी गवर्नमेंट लोकल बॉडीज वगैरह एनजीओ की चेक करती है, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर इंडिविजुअल, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, ये किसके लिए, कंपनीज के लिए। इज दिस क्लियर, क्लियर रहेगा आपको ये, चलो ना ये हो गया। अब ये जो आपका जो सीआईसी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, ये आपकी न्यूमेरिकल रेटिंग में होता है, सिविल स्कोर 300 to 900 हो गया, ठीक। नाउ उसके बाद ये जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये किस फॉर्म में भाई साहब रहता है, ये आपके अल्फाबेट रेटिंग में होता है, अल्फाबेटिकल रेटिंग में, AAA, AA से लेके आपके डी तक, जैसे जैसे रेटिंग घटती जाएगी वैसे वैसे डिग्रेड होती जाएगी। बेटर स्कोर, अगर बेटर स्कोर है तो भैया लोन एप्लीकेशन क्या होगा आपकी, जल्दी से जल्दी पास हो जाएगी, और आपको जो है कम से कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू नाउ। अब देखेंगे हम लोग बेड लोन अदर बर्निंग इश्यूज, ठीक है। अब लोन टाइम डिपेंड करता है भैया, देखो लोन कैसा होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है आपकी गारंटी और कोलेटर पे। एक होता है सिक्योर लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन ऐसा हो गया जहां पे आप क्या कर रहे हो भैया, कुछ आप सिक्योरिटी को प्लेस कर रहे हो, यू आर प्लेजिंग सम सिक्योरिटीज, आप लोन लेने जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कुछ गिरवी में रख रहे हो, राइट। तो बैंकर जो है, बैंक का जो रिस्क होता है यहाँ पे, उसकी बैंकर की जो रिस्क होती है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए वो क्या करता है, लोअर इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे अगर अनसिक्योर्ड लोन वो हो गया जहां पे आप कोई भी कोलेटरल एज कोई भी कोलेटरल को आप प्लेस नहीं करते, कोई भी कोलेटरल आप नहीं देते हो, तो अनसिक्योर्ड हो गया, वहां पे इंटरेस्ट रेट हाई होता है। अगर आप मान लो कोई ऐप से आप लोन ले रहे हो 1 लाख 2 लाख, तो वो आपसे इंटरेस्ट रेट 10%, 12%, 15% लेगा। आप बैंक से ले रहे हो, आप कुछ डिपोजिट पेपर डाल दिए, ठीक है, घर का पेपर डाल दिए, तो 7% में 8% में आपको लोन पास कर देगा, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ लोन यहाँ पे जो एक्चुअली हायर होता है देन अनसिक्योर्ड, यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए आराम से देगा। ये लंबे समय के लिए तो जो अनसिक्योर्ड होता है, सॉरी सिक्योर्ड जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अनसिक्योर्ड लोन जो होता है भैया ये आपकी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कि मतलब दोस्त यार में जैसे होता था ना कि हम लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है दोस्त यार में ही भाई 10,000 रुपए दे दो यार, मतलब मैं 10 2 4 दिन में दे दूंगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए। वैसे ही मतलब ऐप भी वैसा आ गया कि ठीक है भाई आप क्या कर सकते हो कि कैश इन करो, बाकी जो चीज है वो आप कर सकते हो, ठीक। अब लोन टाइप डिपेंड करता है भैया इंटरेस्ट रेट पे, एक आपका फिक्स होता है, फ्लोटिंग होता है, टीजर होता है। अब फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि भैया इंटरेस्ट रेट जो आपका थ्रू आउट द ईयर चेंज ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं अभी, ठीक है, अ, अभी मान लीजिए लेट्स सपोज कि मैं जैन फेब में ले रहा हूं इंटरेस्ट रेट, अगर सपोज कि अभी जैन में मैं इंटरेस्ट रेट ले रहा हूं जैन फेब में, तो ये फेब से लेके आपका टिल दिसंबर सेम इंटरेस्ट रेट, नेक्स्ट 2027 में वही होना है। तो आपकी इंटरेस्ट रेट अगर चेंज नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स इंटरेस्ट रेट बोलेंगे। अगर 5% अभी है तो 5% थ्रू आउट द ईयर रहेगा, राइट ना। अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज और डिक्रीज थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ लोन, कि हो सकता है कि बढ़ा, हो सकता है घटा, अभी बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया, ऐसे चल रहा थ्रू आउट द ईयर, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको फ्लोटिंग बोलेंगे, ठीक। अब टीजर लोन क्या होता है भैया, एक तरह का ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ही है, जहां पे इनिशियल में क्या होता है, इनिशियल के टाइम में क्या होता है ये कि इनिशियल के टाइम में 2% रहा, 2% रहा, उसके बाद 4% हुआ, 5% हुआ, ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
ठीक है, दिस विल नोन एज टीजर लोन। तो क्या होता है, टीजर लोन होता है, लेकिन कुछ समय के बाद में मतलब कि स्टार्टिंग में कम होता है, बाद में ये हो जाता है। ठीक है, आरबीआई इसको बैन नहीं किया है, लेकिन क्या किया कि रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि भैया देयर शुड बी सम रेस्ट्रिक्शन, जो आपको जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वगैरह लेके रखा है। अब लोन टाइप बेस्ड ऑन द बोरोवर, हमने क्या देखा, लोन देखा, लोन टाइप बेस्ड ऑन द कोलेटरल, ठीक है, डिपेंडेंट कोलेटरल, लोन बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट। अब हम देखेंगे लोन बेस्ड ऑन दी बोरोवर, कि भैया आप जो बोरोवर हो आपके हिसाब से, ठीक है ना। एक प्राइम बोरोवर मतलब कि भाई साहब सिंपल सी बात है, द कैपेसिटी विच आई हैव टू पे दी लोन, सिंपल सी बात है कि मेरे पास में कितनी औकात है कि मैं लोन को पे कर सकूं। तो वो हो गया आपकी प्राइम बोरोवर, मैंने 10,000 रुपया लिया और मैं 10,000 रुपया दे दिया, तो मैं हुआ प्राइम बोरोवर। ठीक है, अब सब प्राइम बोरोवर क्या हो गया, जो पर्सन वो डज नॉट हैव द कैपेसिटी रीपे द लोन। ठीक है, ये जो होंगे इनके पास में लोन पे करने की कैपेसिटी नहीं है। मैं 10 करोड़ ले लिया, लेकिन मैं तो 10,000 ही पे कर सकता था भाई साहब, अब तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी औकात की बाहर। तो ठीक है, नाउ अब गिविंग टीजर लोन, ठीक है, चलो ये हो गया। तो अब होता क्या है कि कैपेसिटी रीपे लोन, अब ऐसे ही क्या हुआ कि यूएसए में होता क्या कि बैंक क्या की टीजर लोन देने लगी, टीजर होम लोन देने लगी। स्टार्टिंग में कम था, वो बढ़ता गया। इससे क्या हुआ, सब प्राइम क्राइसिस आई यूएसए में 2007 से 8 में। अल्टीमेटली क्या होता था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जीएफसी आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। चलो अब हम देखेंगे ओवर लिवरेज बोरोवर्स, ठीक है, जो कि कंपनी होती है, ऐसी कंपनी होती है भैया, ठीक है, जो जितना ज्यादा अपनी औकात से ज्यादा पे कर सॉरी बोरो कर लेती है। मेरी एबिलिटी है कि मैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पे कर सकूं, 1 करोड़, लेकिन मैं ले रखा हूं 50 करोड़, तो मेरी औकात से बाहर है। दैट इज, ठीक है, आउट ऑफ माई कैपेसिटी। ठीक, मेरी एबिलिटी के बाहर ही है, कैपेबिलिटी के बाहर है। आई कांट पे दैट मच ऑफ मनी, बट स्टिल आई हैव टेकन द लोन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मुझे जो बोला जाएगा ओवर लेवरेज बोरोवर बोला जाएगा। अब जोम्बी लैंडिंग क्या हो गया, जब वीक बैंक क्या करती है, लोन देते रहती है, नया लोन देती रहती है। इससे क्या होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, सब प्राइम और ओवर लेवरेज बोरोवर क्या करेगी, लोन देते रहेगी। ठीक है, जैसे मुझे ही, मैं मतलब कि है कैपेसिटी नहीं है, बट फिर भी मुझे वीक बैंक देते रही। इससे क्या हो रहा है, ठीक है, तो आपकी बैंक जो उसको क्या बोलेंगे, जोम्बी लैंडिंग बोलेंगे। यहां तक क्लियर है, एमएनपीए। ठीक है, चलो ठीक है ना। अब हम देखेंगे एनपीए और ट्विन बैलेंस सिंड्रोम प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ये तीन स्टेज। पहले होता क्या है कि मिड 2000 में 2000 में क्या हुआ, वहां पे बूम पीरियड चला था ग्लोबल इकोनॉमी का, एकदम से प्रॉस्पर हो रहा था। वैसे इंडिया में भी जो है इंडियन कॉर्पोरेट जो है लार्ज अमाउंट का लोन ले लिए। ठीक है, और क्या हुआ, उनकी कैपेसिटी थी नहीं उतनी औकात, और वो क्या हुए, ओवर लेवरेज बन गए ना। तब 2007 से 8 में क्या होता है, आपकी सम प्राइम क्राइसिस आती है और जीएफसी आती है, जो हमने देख रहा है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है डिक्रीज होता है। अब यूपीए गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है एकदम पेनलाइज हो जाता है। कैसे कि जुडिशियल एक्टिविटीज वगैरह की वजह से प्रोजेक्ट डिले होने लगता है, कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि भैया इन्वायरमेंटल कंसर्न, ये कंसर्न, वो कंसर्न एकदम से चल रहा होता है। इसकी वजह से वो लोन पे नहीं कर पाती। 2013 में क्या होता है, 1/3 ऑफ द बैंक जो लोन होता है ऑन बाय जो 1C1 कंपनी जो होता है, दैट कंपनी विद द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1, वैसा कंपनी 1C1 वो हो गया, वैसा कंपनी जिसकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है लेस देन 1 है। ठीक है, नाउ मतलब कि दे आर नॉट जनरेटिंग इनफ मनी टू रीपे द लोन। अगर ऐसी कंपनी जिसकी जो है सॉरी कंपनी जिसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 है, वो उतनी वेल्थ जनरेट नहीं कर पा रही कि वो अपने लोन को जो है लोन के इंटरेस्ट रेट को भी रीपे कर सके। ठीक है, अगर मान लीजिए 1C ग्रेटर देन 1 है, मतलब इंटरेस्ट जो कवरेज है कंपनी का ग्रेटर देन 1 है, तो वो सही है। अगर लेस देन 1 है तो वो बहुत बुरा होता है। इसी तरह से होता क्या है कि कुछ लार्ज कॉर्पोरेट कंपनी और जाके आपके की जो सीट थी वो नेगेटिव जाने लग गई, उसके साथ साथ जो हमारे जो पीएसबी थे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, वो वीक हो गए। ये दोनों के मर्ज को हम लोगों ने क्या बोला, ट्विन बैलेंस सिंड्रोम बोला। इसी दोनों की कंडीशंस को हमने ट्विन बैलेंस सिंड्रोम बोला। अब सपोज कि मेरी कंपनी है, मतलब कि इतनी भी वेल्थ जनरेट नहीं कर पा रही कि मैं रीपे कर सकूं लोन इंटरेस्ट रेट भी, और वहीं पे कंपनी XYZ कंपनी जो मुझे लोन दे रही है, और वो लोन देते देते वीक हो गई, और मैं भी वीक, वो भी वीक। इसी को क्या करते हैं, दोनों की जो बैलेंस शीट है वीक हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विन बैलेंस सिंड्रोम कहते हैं। इज दिस क्लियर? चलो, नाउ वी विल मूव टुवर्ड एनपीए।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अगर भैया देखो, अगर कोई भी इंटरेस्ट, सिंपल सी बात समझो, अगर मैंने लोन लिया, ठीक है, अब ये लोन पे अगर मैंने ना ही इंटरेस्ट ना ही मतलब कि ड्यू, अगर मैंने 90 दिन तक उसको, अगर मैं 90 दिन तक पे नहीं करता हूं, तो भैया वो लोन जो है, वो लोन अकाउंट क्लासिफाई हो जाएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो किस में आ जाएगा? एनपीए में आ जाएगा। ये जो है, ये एनपीए जो है, लोन जो है, ये डेज जो है काउंट सिर्फ बाकी चीजों में होगा, लेकिन आपकी जो फार्मर के लिए है, ये जो है आपकी फार्मर के लिए जो है, ये इसमें काउंट नहीं होगा। उसमें काउंट होगा आपका क्रॉपिंग सीजन, नंबर ऑफ क्रॉपिंग सीजन। क्लियर है? एनपीए जो है, ये जो एनपीए रिलेटेड जो हो गया, ठीक है, ये क्या है? डिफाइन इन बैंकिंग सेक्टर में एनपीए क्या है? जो एनपीए का जो डेफिनेशन है, रिलेटेड डेफिनेशन है आपकी बैंकिंग सेक्टर में, वो देखेंगे। एक आपका होता है स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट ऐसा है कि मैंने 10,000 रुपए लिया और मैंने समय के साथ में इंटरेस्ट के साथ में ड्यू भी भैया पे कर दिया टाइमली फैशन में, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एसेट है। अब जाके मैंने 10,000 रुपए लिया, ठीक, अब मैंने 10,000 रुपए लिया, अब ना ही मैंने जो प्रिंसिपल अमाउंट था और ना ही मैंने इंटरेस्ट, वो 30 दिन तक मैंने कुछ नहीं दिया, तो वो जो है आपकी स्टैंडर्ड एसेट से किस में आ जाएगी? स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो में आ जाएगी। इसको हम लोग ऐसे में जीरो डाल देंगे। अब वही चीज सेम, मैंने 30 दिन तक पे नहीं किया तो भैया ऐसे में जीरो। अब 30 दिन से आपका 31 से 60 डेज में आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे ऐसे में 1, और 61 से 90 डेज में आ गया ऐसे में 2, और 90 डेज के प्लस जो आ गया भैया वो क्या हो गया आपका? एनपीए। 90 डेज प्लस जो है दैट इज योर एनपीए। इज दिस क्लियर? नाउ अब प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या? आरबीआई का ये जो है, एक एज पर आरबीआई का नॉर्म्स में क्या होगा, बैंक क्या करेगा, कुछ पैसे को साइड में रख देगा ताकि वो अपनी लॉसेस के अगेंस्ट में रख दे, ताकि भैया उनकी जो है चीजें जो है, मतलब फंड डिक्रीज जो है, ये मतलब सच प्रोविजनिंग क्या करेगा, फंड का डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक, मतलब ये क्या करेगा, जो एनपीए लॉस होने वाले हैं उसके अगेंस्ट में कुछ रख दे ताकि उसको मैनेज कर जा सके। और ये जो फंड निकाल के रख दिया गया है, इसमें ना ही उसको इंटरेस्ट मिला, कुछ नहीं मिला, ये जो बैंक की प्रॉफिट को डिक्रीज कर, ठीक है, इसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। ठीक है, दिस सच प्रोविजनिंग क्या करता है, फंड डिक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक। तो हम लोग ने कुछ बैंक की आरबीआई का नॉर्म्स है कि आपको कुछ अमाउंट जो है साइड करके रख देनी है ताकि आप क्या कर सको, एनपीए को कवर कर सको। अब ये फंड जो है मुझे लोन देता, आपको लोन देता, आप इंटरेस्ट रेट देते, मैं भी इंटरेस्ट रेट देता, 1,00,000 रुपए में लिया, 10% इंटरेस्ट रेट, भैया 10,000 उसका बन गया होता। आपने 1 करोड़ ले लिया, आप उस पर 10 लाख इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, है ना? तो अमीर हो भाई आप। चलो, अब ग्रोस एनपीए। ग्रोस एनपीए जो हो गया, जीएनपीए, ये ग्रांड टोटल ऑफ ऑल एनपीए, भैया जितनी एनपीए आपने लिया, मैं तो 1 लाख, आपने 10 लाख, कोई बंदा 10 करोड़ लेके बैठा हुआ, वो जितनी एनपीए हो गई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनपीए कहेंगे। इज दिस क्लियर? नाउ अब नेट एनपीए क्या हो गया भैया, ग्रॉस एनपीए माइनस में हमने प्रोविजनिंग, सारी की सारी एनपीए, और प्रोविजनिंग हमने क्या था, क्या देखा था कि भैया कुछ पर्टिकुलर फंड जो है हमको निकाल के रखना है ताकि हम जो है लॉसेस को कवर कर सके, अगेंस्ट व्हाट, हम लोग कवर कर सके एनपीए को। इज दिस क्लियर? चलो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट, ठीक है, एनपीए कहते हैं। अब हम लोग सब स्टैंडर्ड एसेट देखेंगे। सब स्टैंडर्ड एसेट, अब ये जो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा लोन, कोई भी ऐसा लोन अगर वो एनपीए रहता है 12 महीना उससे ज्यादा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। इज दिस क्लियर? नाउ अब डाउटफुल एसेट कब आएगा, आप सोचो ना, आप पैसे अपने दोस्त को दिया, अब आपको डाउट होने लगा भैया वो देगा कि नहीं देगा, हाउ यू विल रियलाइज की दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू गिव योर मनी और नॉट। नाउ व्हेन इट इज सब स्टैंडर्ड फॉर 12 मंथ और मोर देन दैट, अब सोचिए ना, आपका दोस्त ने पैसा ले लिया, 1 साल तक कुछ बोल ही नहीं रहा, आपको लगे भाई ये देने वाला नहीं है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव, दैट पर्टिकुलर पर्सन नॉट गोइंग टू रिटर्न माय मनी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, डाउटफुल एसेट कहेंगे। अब लॉस एसेट क्या हो गया, जब बैंक क्या करेगी, बैंक क्या करती है, अपनी ऑडिटर को, इट्स ऑडिटर वो आरबीआई डिक्लेयर कर देती है कि भैया जो गिवन डाउटफुल एसेट है, ये इसके कोई बहुत कम या लिटिल सेल्वेजेबल वैल्यू है, कि भैया आने की कोई उम्मीद है ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं बचा आपका, तो ये आ गया आपका लॉस एसेट कि भैया खत्म। अब लोन राइट ऑफ क्या होता है कि बैंकर क्या करेगा, अपनी लोन अमाउंट को है हटा देगा। मान लीजिए कि 50 करोड़ जो है लोन था, बाकी 10,000 करोड़ है, तो 50 करोड़ लोन को हटा देगा। इससे क्या होता है, बैंक बैलेंस शीट से असाइड कर देते हैं ताकि कॉर्पोरेशन टैक्स जो लगता है, बैंक को जो टैक्स देनी थी उससे वो बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है, जो आपकी जो ये हो गया तो उसके पास में अधिकार खत्म हो गया है कि वो एनपीए को रिकवर नहीं कर सकता है। नहीं, दैट पर्टिकुलर बैंक कैन रिकवर फ्रॉम यू, आप लेके कर्ज बैठे हुए हो तो
बैंक के पास में अधिकार है, वो रिकवर कर सकती है। वो बस अपना कॉर्पोरेशन टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उसको प्रोविजन दे रखा है कि भाई आपके पास में वो पैसा है ही नहीं, तो आप क्यों टैक्स दोगे। क्लियर है नाउ। चलो अब रीस्ट्रक्चर लोन क्या होता है कि जब आपकी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट और टेन्योर ऑफ लोन इज मॉडिफाइड। रीस्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल को, इंटरेस्ट रेट को, टेन्योर को, मतलब 1 लाख था, 10% इंटरेस्ट रेट और 1 साल के लिए, इन तीनों को जब हमने क्या करा, रिस्ट्रक्चर मॉडिफाई कर दिया, तो बैंक क्या करता है, मे डू इट, जब बोरोवर जो है, अगर मान लीजिए मेरे को मेरी तबियत खराब हो गई और मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, बैंक के पास गया, वहां लगा, साहब जी डू वन थिंग प्लीज डू इट फॉर मी, आई एम नॉट एबल टू पे राइट नाउ बिकॉज माई मनी इज गोइंग टुवर्ड दी हेल्थ, ठीक है, उसमें जा रही हॉस्पिटल बिल्स वगैरह में जा रही, सो प्लीज पार्डन मी फॉर सम टाइम। तो वो क्या करेगी, रिस्ट्रक्चर कर देगी। इट इज क्लियर, दिस इज जहां पे आपकी प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट और जाके टेन्योर को मतलब थोड़ी सी मॉडिफाई की जाती है, तो उसको हम लोग रिस्ट्रक्चर लोन कहते हैं। अब स्ट्रेस एसेट का होता है भैया जब आपका एनपीए है 90 दिन वाला। अच्छा एक बात बता, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट और एमएसएफ दोनों कमेंट करो, डिफरेंस क्या है वो बताओगे, देखूं लेक्चर रिवाइज कियो या नहीं कियो। एनपीए क्या होता है, लोन राइट ऑफ, प्लस में आपका एनपीए हो गया, प्लस में लोन को जो आपने राइट ऑफ किया, प्लस में रिस्ट्रक्चर लोन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस एसेट बोलेंगे, ठीक है। अब वन टाइम सेटलमेंट विथ हेयर कट, मतलब इसमें क्या है कि भाई साहब सुनो, आपका 1 लाख है ना, आप 60,000 दे दो, 40,000 भूल गया मैं, हटाओ, 40,000 आप रख लो, 60,000 ही दे दो, इसको हम बोलेंगे वन टाइम सेटलमेंट विथ हेयर कट। ना एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, एवरग्रीन से मतलब सदाबहार, हरा भरा, तो वही सीन हो गया जब ब्रोवर क्या करता है, एक एसबीआई से लोन लिया था मैं, ठीक है, अब मैंने क्या किया, एचडीएफसी से 1 लाख का लोन लेके एसबीआई को दे दिया, अब इसका क्लियर है, उसका हो गया। अब उसके बाद मैं जाऊंगा किसके पास, बीओबी के पास में, बीओबी को बोलूंगा भाई साहब लोन दो, तो ये चक्कर चल रहा है, इसको क्या बोला, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, ठीक है ना, नया लोन लेके पुराना लोन कर्जा दे रहे हैं, ठीक है। दोस्तों में होता है ना कि जैसे आपने क्या करा है कि मैंने मान, मेरे से दोस्त ने पैसा लिया 10,000, मैं दोस्त से मांगा भाई पैसा दे, वो क्या कर रहा है, उस बंदे से पैसा ले रहा है कि भाई पैसे दे, तो वो उसको पैसा दिया, वो मुझे पैसा दे दिया, ठीक है। अब वो उससे पैसा चाहिए, अब उससे वो क्या कर रहा है, मेरे से मांग रहा है भाई, मतलब वैसा सीन चल रहा है, तो मतलब एवरग्रीन, मतलब एक से ले रहा है, दूसरे को दे रहा है, दूसरे से ले रहा है, ये चल रहा है सीन, ठीक है ना। ये सब चीजों को देखते हुए सरकार कहती है भाई साहब ठीक है, ओके, वी विल डू समथिंग। हमारे आरबीआई गवर्नर आते हैं 2002 में, उन्होंने क्या करा, सरफाइसी एक्ट लेके आते हैं, ठीक है, सरफाइसी एक्ट लेके आते हैं, इनकी ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन देखेंगे। लिमिटेशन तो कुछ नहीं है, लिमिटेशन समझेंगे नहीं, लिमिटेशन ऐसे ही कि स्टाफ कम है, सॉरी लीगल लेकुना है, ये है वो चीज देख लेंगे, वो नॉर्मल बात है। 1990 में होता है क्या, नरसिम्हन वन कमेटी जो है बैंकिंग सेक्टर पे रिफॉर्म देखते हैं कि भैया जरूरत है कि रिफॉर्म लानी चाहिए, कि बोरोवर जो है स्टे ऑर्डर ले लेता है फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्ट से, जाता है जब बैंक पकड़ता है कॉलर कि भाई साहब प्लीज गिव ना, आई वांट मनी सो दैट आई कैन गिव टू अदर पर्सन दैट नीडी पीपल, एंड यू द बिजनेसमैन आर पीपल आर कीपिंग आवर मनी, राइट, आप पैसे नहीं दे रहे हो, आप स्टे ले रहे हो, तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे ये कमेटी देखती है, नरसिम्हन वन कमेटी, और ये कहती है कि भैया बैंक के पास में डिफिकल्टी है कि वो जो है अपनी एनपीओ को रिकवर नहीं कर सकती है, अब ठीक है रिकवर नहीं कर सकती है, सो ये क्या करते हैं, एक डीआरटी बनाते हैं, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाते हैं 1993 में, जो कि ऑर्डिनरी कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द लोन वाले सीन में, ठीक है, तो ये लोन वाले सीन में जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे ऑर्डिनरी लॉ। 1998 में नरसिम्हन टू कमेटी आती है, जो कि एक्ट टू स्ट्रेंथन द पावर ऑफ डीआरटी, कहते हैं भैया इसको हम थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़ा सा हमें और बढ़ाना है, तो उसके बाद क्या होता है, 2002 में हमारी सरफाइसी एक्ट आती है। अब इसमें क्या था कि भैया लेंडर जो है, आपने मुझे कर्ज दिया है, आप आओगे कहोगे सर देखो ऐसा है कि अब जो है आपकी जो एसेट है उसको मैं बिना कोर्ट के ऑर्डर से अटैच कर सकता हूं, बेच दूंगा, आपका मैं लैपटॉप उठा लूंगा, आपका मैं सिस्टम लेके चले जाऊंगा, राइट, आपकी मैं गाड़ी छीन लूंगा, है ना, तो दे कैन ऑप्शन और सेल टू द एआरसी, ये बोलेंगे ठीक है भैया आप उठा लिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देंगे, ठीक है, उठा आपने लिया, मेरा फोन उठा लिया कि भैया हो गया सर आपका, बहुत हो गया, ठीक ना, दे कैन चेंज, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, वो अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। चलो अब ये जो एक्ट है आपकी एप्लीकेबल नहीं है किस पे, एग्रीकल्चर लोन पे, ये याद रखोगे, ये एक्ट जो है, दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर लोन, याद रखोगे, ये एग्जाम में
आया था। अब कोई भी ऑर्डिनरी कोर्ट भैया यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी, जो भी काम देखेगी डीआरटी देखेगी, डीआरटी में अगर आपका हल नहीं होता, आपको लगता है कि भैया आप हायर अपील के लिए आप कहाँ जाओगे, डीआरटी जाओगे, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 50% ऑफ लोन, कि डीआरटी बोलेगा भाई साहब आई विल लिसन टू योर डाउट योर थिंग बट यू नीड टू एटलीस्ट डिपॉजिट 50% ऑफ लोन। जब यहाँ के बाद आप हाई कोर्ट जाओगे, फिर उसके बाद जो है जो भी हाई कोर्ट जाओगे किस पर्पज के लिए, स्टे के पर्पज के लिए, चाहे आप डीआरटी जाओ, यहाँ पे 50% आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद आप हाई कोर्ट ही दुहार लगा सकते हो। एप्लीकेबल किस किस पे है, एक सिक्योर लोन पे और दूसरा मोर्टेज लोन पे। नाउ अब जो है लेंडर कौन कौन से लेंडर्स में आ सकते हैं, कौन कौन से होंगे भैया, सारे तरह के बैंक, सारे तरह के, ठीक है, ठीक है, एचएफसी हो गए, ठीक है, सिलेक्टेड एनबीएफसी हो गए, ठीक है, उसके बाद एन उसके बाद आपकी एनबीएफसी जो जिनकी एसेट साइज जो है सिलेक्टेड एनबीएफसी। अब ये एनबीएफसी है, एनबीएफसी में वैसे एनबीएफसी जिनके पास में जिनकी जो है आपकी एसेट जो है, वैसे एनबीएफसी जिनकी एसेट जो है 100 करोड़ है, ठीक है ना, 100 करोड़ से ज्यादा है, और लोन जो है एटलीस्ट वो 20 लाख का दे रखे हैं, तो ही वो इस में आएंगे सरफाइसी में कि भैया मुझे भी अपना हल करवाना है, ठीक है। अब डीआरटी और डीआरटी जो है ये, अब दिक्कत क्या है कि भाई साहब मैंने लिमिटेशन बताया, डीआरटी क्या है, अंडर स्टाफ है, इसलिए रिकवरी टाइम जो है बहुत ज्यादा लग रहा है। अब रिकवरी टाइम ज्यादा लग रहा है तो भैया एसेट जो है, इरोजन ऑफ एसेट का वैल्यू हो जा रहा है। अब ये 50 करोड़ का गाड़ी था, अब भैया ये गाड़ी सरने लग गया, सरते सरते 5 लाख 5 करोड़ का भी नहीं बचा, है ना, मतलब 50 करोड़ मतलब 5-10 गाड़ी है, तो मतलब 20 गाड़ी मान लो, 20 गाड़ी की कार लगी पड़ी है, और ये 50 करोड़ गई थी, अब भैया 5 करोड़ की भी वैल्यूशन नहीं बची हुई है। सो गवर्नमेंट क्या करता है, नया लॉ लेके आता है, आई आई एन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 लेके आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक मान लीजिए कि दो है, एक मतलब आपकी लेंडर हो गया जो बैंक एनबीएफसी है, दूसरा इंडिविजुअल पार्टनर्स एक कंपनी है, ठीक है। अब वहां पे क्या है कि आपका मतलब कि एक इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म है, एक कंपनी है जो कि वो लोन पे जो है वो नहीं, इतने से ज्यादा रुपए से पे नहीं कर पा रही है, ठीक है। और यहाँ पे लेंडर कौन है, बैंक एनबीएफसी है, इनके बीच में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आएंगे जो कि डीआरटी एनसीएलटी जो है ये आपको अपॉइंट करते हैं। ये आईपी का काम काम क्या होता है, ये क्या करेंगे कि एक रेजुलेशन प्लान लेके आएंगे जो कि 330 दिन के अंदर इनको खत्म करना होता है। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि लेंडर को जो है क्या करना है, लेंडर शुड टेक द हेयर कट, हेयर कट मतलब कि इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, रीपेमेंट इंक्रीज कर देंगे, सॉरी रीपेमेंट का टेन्योर बढ़ा देंगे कि 5 साल से 8 साल कर दिए, और इंटरेस्ट रेट था 12% से इन्होंने 8% कर दिया, और जो है नया इन्वेस्टर ले आए, ठीक। अगर मान लीजिए अगर प्लान जो है एक्सेप्ट नहीं होता मेजोरिटी के द्वारा, अगर ये प्लान लेके आया, ठीक है, प्लान बनाया, प्लान जो है मेजोरिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आईपी क्या करेंगी, इनको ऑक्शन करेंगी और इनको लिक्विडेट कर देंगे, बेच देंगे, भैया तुम जो है कतई गरीब इंसान हो, तुम बेच ही तुम सॉरी तुम मतलब पे ही नहीं कर सकते हो, तुम जानबूझ के पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का अपील का स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर बोरोवर कंपनी है तो एनसीएलटी में जाएगा, नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा वो, ठीक है। अगर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप है तो डीआरटी में अंडर सरफाइसी में जाएगा, ठीक है। चलो ये क्लियर है, अगर कंपनी है तो एनसी एनक्लेट में जाएगा, और अगर इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म है तो डीआरटी में जाएगा, डीआरटी के बाद डीआरटी में, उसके बाद आपकी हाईकोर्ट जो हमें स्ट्रक्चर में देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे भैया कौन एलिजिबल नहीं है इसमें, एक तो वो जो विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब कि मैंने क्या करा, मैं पैसा दे सकता हूं लेकिन मैं पैसा दूंगा नहीं, मैं निकल के चली गया कहां पे, मालदीव्स में एंजॉय कर रहा हूँ बीच पे, है ना, फोटो शोटो ले रहा हूँ। बैंक वाला देखिए कि भाई साहब ये बंदा कह रहा था मेरी तो दिवालिया हो रखी है, मैं तो गरीब ठहरा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये बंदा एंजॉय कर रहा है, बहुत मजे में मालदीव्स पे एंजॉय कर रहा है, कुछ तो किया जाए इसका। तो ये चीज है, तो भैया इनको नहीं डाला जाएगा। और वो बोरोवर बोरोवर अकाउंट जिनकी एनपीए ओवर ईयर एंड नो कैपेसिटी रीपे, अब उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो पे ही नहीं कर सकते, उनको क्या मतलब कि आप एलिजिबल मतलब ये करोगे, वो एलिजिबल कैसे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कनेक्टेड पर्सन जो पार्टनरशिप वो कंपनीज इन दोनों में जो हो गई, ठीक है। चलो ना फॉर सॉरी सरफाइसी एक्ट जो हो गया, डायरेक्ट अटैचमेंट हो जाएगी इनकी, और ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा, कोई प्रोविजन नहीं, कुछ देते नहीं, कोई ऐसा नहीं, सीधे इनका जो है बोलेगा चलो भाई बहुत हो गया तुम्हारा, निकलो। ना प्री पैकिंग, अब प्री पैकिंग सिंपल सी बात समझो कि प्री पैकिंग में ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि मेरी कंपनी थी, मैं नहीं चाहता कि, मैं चाहता हूं कि भैया ऐसा है कि पीछे से ना बिना न्यूज़पेपर में आए हुए ऐसा करो आप कि पहले ही चीजों को वो कर लो, मतलब आप इतने दिन का प्लान बना लो, इसमें देखो कि आप इन्वेस्टर ले आओ ताकि मेरी इमेज भी खराब ना हो, आप कुछ मंडावली जो है, मंडावली कहता हूँ,
मैनेज कर लो और जाके जो है पीछे ही सब कुछ कर लो ताकि न्यूज में जाए नहीं और मेरी कंपनी की शेयर जो है गिरे नहीं। वो सिंपल सी। अब देखो, अब ये जो है सिर्फ किसके लिए, एमएसएमई के लिए। बोरोवर कंपनी जो इनफॉर्मली क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा किसके साथ में, एक रेजुलेशन प्लान बोलेगा लेके आने के लिए विद लेंडर और बायर को या पार्टीज को बिफोर अप्रोचिंग टू आईबीसी और एनसीएलटी प्रोसेस को, क्योंकि ताकि जो है उनकी जो बैड पब्लिसिटी वगैरह नहीं हो जिससे उनकी जो ब्रांडिंग की छवि जो होती है गिर जाती है। अब प्रीपैक इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन जो प्रोसेस होता है आएगा, अदरवाइज इट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस हो जाता है। अब इसमें क्या होता है प्रीपेड में कि भैया मान लीजिए एसबीआई का लेटर भेजेगा एनसीएलटी को अबाउट द रेजुलेशन में, ठीक है। अगर बोरोवर इज नॉट रेडी टू पे 100% लोन, नहीं पे करना चाह रहा है, तो अगर वो 80% ही लोन पे करना चाह रहा है तो एसबीआई क्या करेगी, टाटा को भेज देगी। टाटा क्या करेगा, 90% लोन देके टाटा ग्रुप करेंगी कि 90% बोलेंगे ठीक है मैं 100% नहीं, मैं आपको 90%, 95%, 90% दूंगा क्योंकि 10% तो इससे ज्यादा ही मिल रहा है। तो इसी को हम लोग स्विच चैलेंज भी बोलते हैं। स्विच चैलेंज यही रहा। अगर स्विच चैलेंज आया एग्जाम्पल में, सिंपल सी बात ही समझना कि अगर मान लीजिए मैं मेरी ये थी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 100% मैं पे करूं, मैं बोला कि मैं 80% पे करूंगा, वहीं पे टाटा ग्रुप बोली कि मैं 90% पे करूंगा, तो एक्सचेंज करेगा ठीक है भैया आपको भेज दो, कंपनी आपकी, आपको जैसे चलाना कंपनी आप चलाओ। ये सीन है, ठीक है। अब हम लोग देखें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। अब ये क्या है, स्टैट्यूटरी बोर्ड है। अब इसमें जो फैक्चुअल चीजें देख लेंगे, चेयरमैन जो है आपके मिनिमम 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है, और 65 एज जो भी पहले हो ये आपका हो गया, ठीक। ये अपॉइंटमेंट है आपके 5 साल तक के लिए। नाउ मेंबर जो होंगे 9 होंगे आरबीआई और गवर्नमेंट साइड से। जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर देखेंगे, और फंक्शन होगा ये क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटर करेंगे और गाइडलाइन देंगे टू इम्प्लीमेंट दिस कोड जो आईएनबी, ठीक है, ये हो गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, जो कि वही प्रैक्टिकल मैनर में और क्या करेंगे, अवेयरनेस को जनरेट करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। नाउ उसके साथ साथ ये सिलेक्ट करते हैं आईपीए को। आईपीए क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को। अब ये क्या करेगा, ये इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ सी ऑफ इंडिया रहता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ, ठीक है, ये रहेगा, ठीक ना, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकाउंटिंग ऑफ इंडिया हो गया, ठीक। नाउ अब जाके ये क्या है, ये क्या कहती है, आपकी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को सिलेक्ट करते हैं जो कि कंपलसरी होती है फॉर लेंडर टू लेंडर, जो भी उनको शेयर करना होता है कि भैया लोन डेटा जो भी मैंने लोन लिया है बैंक जो है वो शेयर करेगी आपकी किसके साथ में, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ में, ठीक। नाउ अब इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में जो हो गया नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज हो गया लिमिटेड हो गया, एनईएसएल हो गया जो कि एसबीआई वगैरह के यूज में ये चीज है, ठीक है। अब फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2018। अब होता क्या, अगर ये इकोनॉमिक ऑफेंडर जिनकी वर्थ जो है मतलब 100 करोड़ और 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, ठीक है, ये क्या करेगी भैया, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जमा कर देंगे ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर में, अगर वो इंडिया को छोड़ चुका है, ताकि भैया क्रिमिनल केसेस वगैरह जो प्रोसिक्यूशन से बच सके, ठीक है। ना अब स्पेशल प्रिवेंशन होगा, इस पे क्या लगेगी, स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर देगी भैया देखो ऐसा कि 6 महीने के अंदर जो है तुम आ जाओ, ठीक, अदरवाइज योर एसेट विल बी डिक्लेयर्ड, ठीक है, यू विल बी डिक्लेयर्ड फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड योर एसेट वंस, ठीक है। एक बार आपका लग गया तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अटैच कर दी जाएगी। एक बार प्रॉपर्टी आपकी अटैच हो गई तो ओवर गवर्नमेंट क्या करेगी, सारी प्रॉपर्टी जो है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ओवरसीज देखिए आपकी, ठीक। नाउ यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी कोर्ट सिविल कोर्ट में अपील नहीं होगा, ट्रिब्यूनल, ठीक है, कहीं कोई भी आपकी ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है आपकी स्टे नहीं दे सकता। ओनली अपील आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही है, क्योंकि आपके ऊपर में आप क्या लग गया भाई साहब, स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लग चुका है। अब डीआईसीजीसी एक्ट आ गया जो कि डिपोजिटर का इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट हो गया, ठीक है। ये एक्ट 1961 में आती है जो कि 100% ऑन बाय होम बाय आरबीआई, ठीक है। अब जो गवर्नर आरबीआई के गवर्नर जो है एक्ट करते हैं एज ए चेयरमैन आपका डीआईजीसी का, ठीक है। हेडक्वार्टर इसकी कहाँ होती है, मुंबई में होती है, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, ठीक है। ये कंपलसरी है किसके लिए, बैंक के लिए, ताकि ये इंश्योरेंस खरीद सके किसके नाम पे, डिपॉजिटर के नाम पे। अब मान लीजिए मैं अगर डिपॉजिट करता हूं तो इस बात का ये होना चाहिए कि भाई मेरा जो पैसा है वो सेफ है, दैट मनी इज सेफ, ठीक है। चलो इंश्योरेंस जो होगा आपको 5 लाख यहाँ पे दी जाएगी डिपॉजिटर को विद इन, ठीक है, 90 डेज में। अब यहाँ पे दिक्कत ये, पहले 1 लाख था अब 5 लाख कर दिया। अब दिक्कत ये कि आप 15 लाख भी करते हो तो आपको 5 लाख ही मिलना। अब एक बार जो है ये वंस, एक समय क्या होता डीआईजीसी क्या करता था, ये जो चीजों को लॉस जो है कहां से करता था, कवर द बैंक लॉसेस इन पीएसएल लोन्स डिफॉल्टर से। लेकिन अब ये चीजों को अदर ऑर्गेनाइजेशन देखती है, ठीक। अब यहाँ पे लिमिटेशन है, क्या है कि भैया एनबीएफसी यहाँ पे कवर नहीं है। एनबीएफसी में अगर आप जमा करते तो आपकी एनबीएफसी की कोई गारंटी नहीं है, और डिपॉजिटर को 5 लाख ही मिलेगा, अगर भले ही वो 15 लाख जमा कर रखा है लेकिन उसको 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा,
अगर आपने, अगर मान लीजिए मैं XYZ बैंक में डिपॉजिट करता हूँ 20 लाख रुपीज, एंड इफ बैंक दैट बैंक बिकम डिफॉल्ट, द बैंक defaulted that money, then I will get not more than 15 lakh, not more than 5 lakh. I will get just 5 lakh, not I will get total amount 20 लाख नहीं मिलेगा मुझे। तो दैट द लिमिटेशन, है ना। पहले तो भाई साहब और भी कम था। आपकी ये जो बजट में जो है बढ़ाया गया, ठीक है, ये बजट 2020 में जो है 1 लाख से 5 लाख किया गया, ठीक है। बैड बैंक, नाउ वी विल सी बैड बैंक। बैड बैंक क्या है? बैंक क्या करता है कि भैया ये जो है बैड बैंक परचेज करता है बैड लोन को। बैड लोन कौन हो गया? एनपीए हो गया। किससे? ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक से लेता है। ये याद रखोगे, बैड लोन जो है पब्लिक सेक्टर बैंक से लेता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक से नहीं, ठीक है। इट विल टेक फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक, नॉट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक। इज दिस क्लियर? नाउ अब जो है एनएआर, एनएआरसीएल, एआरसी जो देखेंगे, ये 2021 में आया था। अब ये क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बाई आरबीआई, ठीक है। अब ये जो रजिस्टर होता है अंडर कंपनी एक्ट, ठीक है, अंडर होम कंपनी एक्ट। इनको लाइसेंस दिया जाता है किसके द्वारा भाई साहब? आरबीआई के द्वारा। काम क्या होता है? ये क्या करेंगे भैया? बैड लोन को परचेज करेंगे किससे? बैंक से, ठीक है। इनका काम बस इतना है कि भैया बैड लोन को परचेज कर लेना, ठीक है। अब इसका जो मैनेजमेंट वगैरह एएमसी देखेगी, ठीक है। नाउ अब ये जो है ओनरशिप जो और शेयर होल्डिंग जो होगा 51% जो है पीएसबी के पास में होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक के पास, जैसे एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया। 49% जो होता है प्राइवेट बैंक्स के पास में और एनबीएफसी के पास में हो गया, ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 5 साल के लिए रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। प्रोबेबली दिस ईयर दैट दे कैन आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि खत्म होने वाला है। इज दिस क्लियर? चलो अब जाके हम देखेंगे आईडीआर सीएल एएमसी। ये भी 2021 में आया था। आईडीआर सीएल का हो गया इंडियन डेप्थ रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। इंडियन डेप्थ रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया। अब रजिस्टर्ड जो होता है कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट, ये भी कंपनी एक्ट के इसमें बना। लाइसेंस कौन दे रहा भैया? आरबीआई ही लाइसेंस दे रहा है। यहाँ जरा याद रखोगे, एएमसी और एआरसी दोनों को लाइसेंस देने वाला एक ही है, अपना भाई आरबीआई, ठीक है। चलो अब फंक्शन क्या होता है कि भैया ये क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। क्या मैनेज करेंगे? मैनेज करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, ऑक्शन करते हैं दोज बेड लोन एसेट को विच वेयर परचेज बाय एनआरसीएस, जैसे कि एयरप्लेन्स हो गया, फैक्ट्री हो गया। इसको क्या करेंगे? जो भी देखना है कि कैसे क्या करना है, इसको ठीक करना है, क्या करना है, इसको चलाना है, क्या करना है, बेचना, वो सारा देख रेख कर रहा है हमारा एएमसी। ये मैनेज करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, ऑक्शन करेंगे। पहले देखेंगे क्या सुधार सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको बेच देंगे। मान लो ये घड़ी ली है, बोले अच्छी घड़ी है, ठीक है, इसको क्या करें देखेंगे। अब इसको क्या करते हैं कि ऑक्शन में डाल दिया, ऑक्शन में कि भाई साहब ये तो भैया राजा हरिश्चंद्र के पोते ने पहना था, हालांकि कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। चलो ऑनरशिप जो होगा 49% पीएसबी और एनबीएफसी का होगा, 51% प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी यहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी 5 साल के लिए होगा। अब एआरसी का जो है 15% कैश होगा, 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट जो कि गवर्नमेंट की गारंटी होगी। एआरसी जब लेगा तो 15% कैश देगा और बाकी जो है 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा। और सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है उसकी गारंटी किसकी होगी? सरकार की होगी। सरकार जो है उस रिसिप्ट को पे करने वाले हैं, ठीक है जी ना। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो देखेंगे हम लोग, एफएसआईबी। पहले इसका नाम था बैंक बोर्ड ब्यूरो था, ठीक है, जो कि इसको चेंज कर दिया गया। अब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रीलिम्स में ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, समझ रहे हो तुम। चलो नॉन कंस्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। ये जो है ये क्या करता है? इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू करता है और जाके सिलेक्ट करता है टॉप ऑफिशियल हो गया, एमडी हो गया, सीईओ हो गया, चेयरमैन हो गया, डायरेक्टर हो गया। किसके लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, अदर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये सारे काम करते हैं। ये जो है एक्चुअल जो है, ठीक है, जो इसकी एप्लीकेशन होती है वो डन बाय होम, ठीक है। जो इसकी जो होती है अपॉइंटमेंट, इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है डन बाय होम? बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा होती है। ये ऑल्सो हेल्प, ये जो होते हैं, ये जो हमने जो एफएसआईबी जो है, ये बैंक बोर्ड, बीबी ट्रिपल बी जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं आपकी बैंक की गवर्नेंस रिफॉर्म में, रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम द बेसल 3 नॉर्म्स में, कि भैया कैपिटल कैसे बढ़ाना है, हमारी मैनेजमेंट में हिस्सेदारी देखते हैं, मैनेजमेंट ठीक करते हैं, ठीक है। नाउ अब इनके पास में एक चेयरमैन होंगे, कुछ मेंबर होंगे, देयर विल बी वन चेयरमैन एंड सम मेंबर, ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो यहां तक। अब हम देखेंगे पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शंस फ्रेमवर्क। आरबीआई क्या करती है? मॉनिटर करती है सारी बैंक को, कुछ पैरामीटर जैसे एनपीए में, बेसल नॉर्म्स हो गया, बेसल कैपिटल प्रॉपर्टी में, फिर है उसको पनिश करती है अगर भैया जो भी इस थ्रेशोल्ड, रिस्क थ्रेशोल्ड पे 1 2 3 पे जो भी जिस हिसाब से आती है वैसे पनिशमेंट क्या करेगी? कहीं देखो भैया रेस्ट्रिक्शन लगा देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सैलरीज पे, कि भैया
आपकी बैंक काम नहीं कर रही, आपको सैलरी चाहिए, कुछ शर्म हया है आपको, कोई गैरत बची है आप में कि आप सैलरी लोगे, राइट? अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आपकी प्रॉफिट आ नहीं रही, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना? रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि ब्रांच एक्सपेंशन में, अरे तुम तो पहला ब्रांच तो संभाल लो, फिर बाद में संभालते रहना लेंडिंग एक्टिविटीज पे। अरे पहला तुम्हारा कर्ज वापस नहीं आया, तुम कर्ज अब जाके क्या करेगी, शट डाउन कर देगी, मर्ज कर देगी। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एम्पावर करता है आरबीआई को कि ये जो एक्शन ले ले, डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द वीक बैंक, अगर कमजोर बैंक है उसको बोलेगी बंद करो भैया, या तुम चलो एसबीआई में वगैरह में तुम ये हो जा। ये जो कमर्शियल बैंक पे अप्लाइज है, और सेपरेट जो है पीसी होगा आपकी रूरल रीजनल बैंक पे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। डू कमेंट इट, डू शेयर विथ योर फ्रेंड, ठीक है? बांटने से चीजें बढ़ती है, ठीक है? आप बांटो, आपके पास में चीजें जो भी अच्छा करोगे आपके पास में वो चीजें आनी है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, समय नहीं बच्चे, लग जाओ, जो भी चाहिए मेरे को बोलो, ठीक है? डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, देयर आर द प्लेंटी ऑफ मटेरियल इज देयर। आपको मटेरियल पीवाईक्यू वगैरह हर चीज प्रोवाइड की जा रही है, क्विज़ेस वगैरह हो रही हैं, आप वहां पे पार्टिसिपेट करो, राइट? थैंक यू सो मच।